नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी का। मित्रों, लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तरों की श्रृंखला में उसका चौथा भाग लेके आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम लोग जो है आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूपीएससी वगैरह में प्राय पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। इसके पहले के जो पहले और दूसरे भाग थे उसमें मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे, उनको आप लोग देखिएगा। दूसरा और तीसरे भाग में मध्यकालीन इतिहास के ऊपर चर्चा की थी। अभी मध्यकालीन इतिहास से कुछ प्रश्न हम और लेंगे धीरे धीरे, और साथ ही साथ विश्व इतिहास से भी ढेर सारे प्रश्न लेंगे इसके आगे के भागों में। तो आधुनिक भारत के ऊपर ये उसका पहला भाग आप समझ लीजिए। वैसे तो ये चौथा भाग है इस सीरीज का, लेकिन आधुनिक भारत पे भी और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको लेके धीरे धीरे आपके सामने मैं आऊँगा। तो आइए आगे हम देखते हैं जो 4-5 प्रश्न आज हमने लिए हैं। पर उसके पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करें कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। साथ ही साथ वीडियो वगैरह आपको कैसी लगी ये भी आप बताएं। फिलहाल आइए हम देखते हैं प्रश्नों को। तो आज हमने पिछले जो सीरीज़ है उनकी तरह से 5 प्रश्न आज भी हमने लिए हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है, प्लासी के युद्ध पे है। तो कई बार क्या होता है कि हम और आप प्लासी के युद्ध के बारे में तो पढ़ लेते हैं कि प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे, किस तरह से युद्ध हुआ, उसके क्या परिणाम हुए, ये सब जो है। कई बार क्या होता है कि किसी का स्टेटमेंट दे दिया जाता है एग्ज़ाम में, और उस स्टेटमेंट को हमें उसी को फोकस करके, उसी को केंद्र में रख करके हमें अपनी बात कहनी होती है। तो ऐसे ही कुछ बातें जो हैं वो कुछ प्रश्न हमने लिए हैं जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो पहला जो प्रश्न है आप देख रहे हैं, प्लासी की लड़ाई केवल एक विशृंखल या अव्यवस्थित झड़प से अधिक कुछ नहीं थी। तो रमेश चंद्र मजूमदार जो हैं वो उनका ये कहना है। प्लासी का युद्ध देखा जाए तो भारत के निर्णायक युद्धों में से एक था, और यद्यपि सैनिक दृष्टि से यह युद्ध एक मामूली झड़प से अधिक नहीं था जैसा कि आरसी मजूमदार साहब कह रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम बड़े महत्वपूर्ण हुए हैं। और क्लाइव अपनी अकुशलता के बावजूद भी युद्ध में विजयी हुआ था, और यह विजय नवाब के कर्मचारियों के विश्वासघात का भी परिणाम थी, या नवाब के जो साथी लोग थे उन्होंने विश्वासघात किया था, तो उसका भी ये परिणाम थी। तो डॉक्टर आरसी मजूमदार जैसे वो कहते हैं कि प्लासी की लड़ाई के केवल एक विशृंखल या अव्यवस्थित युद्ध से अधिक कुछ नहीं था। तो कुछ विद्वानों ने उनका समर्थन किया है, और जैसा कि के.एम. पनिक्कर भी ये कहते हैं कि प्लासी की घटना एक हुल्लड़ और भगदड़ थी, युद्ध नहीं। लेकिन मित्रों, राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक दृष्टिकोण से इस युद्ध का बड़ा महत्व है। राजनीतिक दृष्टि से बंगाल के नवाब का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर नियंत्रण समाप्त हो गया। नवाब अब विदेशियों के हाथ में खिलौने के समान हो गया। अल्फ्रेड लायल कहते हैं कि प्लासी में क्लाइव की सफलता ने बंगाल में युद्ध तथा राजनीति का एक विस्तृत क्षेत्र अंग्रेजों के लिए खोल दिया। हो सकता है आपसे ये स्टेटमेंट आपको दे दिया जाए अल्फ्रेड लायल का, एक बार फिर से सुन लीजिए कि प्लासी में क्लाइव की सफलता ने बंगाल में युद्ध तथा राजनीति का एक विस्तृत क्षेत्र अंग्रेजों के लिए खोल दिया। तो इस युद्ध ने बंगाल और अंततः सारे भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व का मार्ग खोल दिया। उसने ब्रिटिश प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया, और एक ही बार में उसे भारतीय साम्राज्य के प्रमुख दावेदार के स्थान पर पहुंचा दिया। तो बंगाल से प्राप्त भारी राजस्व ने उन्हें एक शक्तिशाली सेना संगठित करने में सहायता की। बंगाल के ऊपर नियंत्रण ने
आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में भी निर्णायक भूमिका अदा की। तो क्लाइव ने इस युद्ध को क्रांति कहा था और वास्तव में यह एक क्रांति ही थी। एडमिरल वाटसन ने लिखा था कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय कंपनी के लिए नहीं वरन सामान्य ब्रिटिश राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण थी। तो मित्रों, प्लासी के बाद, जिसको कि आरसी मजुमदार या पनिक्कर मामूली झड़प कहते हैं, अगर आप देखें उसके बाद अंग्रेजों को भारतीयों की दुर्बलताओं का पता चल गया। भले ये मामूली झड़प थी और उन्हें विश्वास हो गया कि वे षड्यंत्र और कुचक्र के द्वारा अपने साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का खोखलापन और भारतीय सैन्य संगठन की कमजोरी का पता अंग्रेजों को लग गया। इसी तरह से आप देखते हैं कि पतन की ओर अग्रसर मुगल साम्राज्य के हाथ से जो बंगाल का समृद्ध प्रांत था वो निकल गया और मुगल साम्राज्य की सीमा संकुचित हो गई। अब जैसे मेल्सन लिखता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है कभी ये स्टेटमेंट दे देता, आप इसे याद रखिए। मेल्सन लिखता है कि देयर नेवर वॉज अ बैटल इन विच द कॉन्सिक्वेंसेज आर सो वास्ट, सो इमीडिएट एंड सो परमानेंट। हिंदी में आप इसको ऐसे समझ लें कि ऐसा कोई युद्ध नहीं था कि जिसके परिणाम इतने विस्तृत थे और इतने त्वरित थे और इतने स्थायी थे। तो प्लासी के युद्ध के जो परिणाम हुए वो बहुत विस्तृत थे, बहुत त्वरित थे और बहुत स्थायी थे, ऐसा मेलेसन का कहना है। तो प्लासी की लड़ाई ने कंपनी और उसके कर्मचारियों को बंगाल के निरीह लोगों के मत्थे अकथनीय संपदा जमा करने में मदद पहुंचाई। प्लासी के बाद आर्थिक दृष्टि से एक नए युग का प्रारंभ हुआ जिसके साथ राज्य विस्तार भी जुड़ गया। प्लासी से बंगाल की लूट का प्रारंभ हुआ और यह एक ऐसी लूट थी जिसने भारत के सबसे धनी प्रांत को, सबसे धनी प्रदेश को निर्धन बना दिया। तो 1757 ईस्वी के पूर्व अंग्रेजी कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से चांदी और सोना लाना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब ये सब बंद हो गया। बंगाल से बहुत सारा धन उनको प्राप्त होने लगा और बंगाल से प्राप्त धन को उन्होंने चीन के व्यापार में लगाया। और तो ऐसी स्थिति में अब जैसे सर यदनाथ सरकार का कहना है कि प्लासी की हार से मंदगामी तथा अविदित यशस्वी उषा काल का प्रारंभ हुआ जैसा विश्व में अन्य किसी स्थान पर नहीं देखा गया। तो ये वास्तव में एक पुनर्जागरण था। इसी प्रकार और भी बहुत सारे इतिहास हैं। तो ये इतिहासकार जो है वो कहते हैं कि प्लासी के युद्ध ने वास्तव में देखा जाए तो एक लूट और राज्य विस्तार के कैसे युग का प्रारंभ किया, जिसमें देखते हैं कि देश जो है वो धीरे धीरे, जो कि कभी बहुत समृद्ध देश रहा था भारतवर्ष, धीरे धीरे वो गुलाम होता चला गया, गुलामी की जंजीरों में जकड़ता चला गया। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लासी की लड़ाई जो है वो केवल एक अव्यवस्थित झड़प नहीं थी, बल्कि इसके बड़े गंभीर परिणाम हुए। अब आइए हम बातचीत कर लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल में द्वैध शासन की। तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना जो है वो क्लाइव के समय में हुई। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना में क्लाइव का विशेष महत्व है, क्योंकि प्लासी की लड़ाई की योजना उसी ने बनाई थी। प्लासी की लड़ाई के जीत के बाद उसने बहुत सारी और सफलताएं बंगाल में प्राप्त की। तो क्लाइव का नाम प्लासी और दीवानी से जुड़ा हुआ है। प्लासी की सफलता में क्लाइव की जो सैनिक योग्यता अथवा दीवानी प्राप्ति में उसकी कूटनीतिज्ञता का कोई हाथ न होते हुए भी अंग्रेजी इतिहासकारों ने 19वीं सदी में क्लाइव की अत्यधिक प्रशंसा की है। तो क्लाइव का जो दोहरा प्रशासन था, उसके दोहरे प्रशासन ने नवाब को कठपुतली बना दिया। पुराने जमींदारों का स्थान नए जमींदार वर्ग ने ले लिया, और जो कि वास्तव में कृषकों के हितैषी न होकर के अधिक लगान वसूलने में विश्वास रखते थे, जो नए जमींदार थे।
किसान जो था उसका शोषण होने लगा, खेती छोड़ करके भागने लगा, कृषि उत्पादन कम हो गया और भू राजस्व भी कम होता गया इसके कारण। तो प्लासी के पूर्व कृषि और व्यापार तथा उद्योग इत्यादि जो है उसमें अच्छा समन्वय था, लेकिन प्लासी की लड़ाई के बाद अगर देखा जाए तो अंग्रेज कर्मचारियों और उनके गुमाश्तों पर नवाब का जो नियंत्रण था वो समाप्त हो गया। मित्रों, तो दोहरे प्रशासन के कारण बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ी बंगाल के लोगों को, और आप देख सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना में क्लाइव का महत्व तो है, लेकिन दोहरे प्रशासन का बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा। दीवानी के पश्चात क्लाइव ने राज्य को भूमिका स्वामी समझ लिया कि राज्य ही जो है वो सारी भूमि का स्वामी है और उसका उद्देश्य अधिक से अधिक लगान वसूल करना था। परिणामतः लगान वसूलने के लिए उसने ठेके की प्रथा प्रारंभ की और इससे लगान वसूलकर्ता जो थे वो लाभान्वित होने लगे और एक ऐसे वर्ग का विकास हो गया जो कृषकों की भलाई और कृषकों की संपन्नता में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था या बिल्कुल भी कोई रुचि नहीं रखता था किसानों की भलाई में। तो लगान की मात्रा प्रायः 3 गुना अधिक हो गई थी। सामान्यतः प्रशासनिक व्यवस्था टूट गई। नवाब नाम मात्र का प्रशासनिक अध्यक्ष था और ईस्ट इंडिया कंपनी की रुचि केवल लगान वसूल करने में थी। प्रशासन में उन्होंने कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं ली। आमिल जो कि लगान वसूलने के अधिकारी होते थे, तो आमिलों के अत्याचार बहुत बढ़ गए। परिणामतः कृषक जो थे वो खेती छोड़ करके भागने लगे। तो प्लासी के पहले कृषि और उद्योग इत्यादि में अच्छा समन्वय था, लेकिन अब वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। भारत के जो व्यापार उद्योग थे वो समाप्त हो गए इस दोहरे प्रशासन के कारण। तो बंगाल जो था वो 1757 से 1777 के बीच बंगाल की जो आर्थिक संपन्नता थी वो बहुत कम हो गई। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो दोहरा प्रशासन था उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा बंगाल के ऊपर। खास करके जो वहाँ के किसान वगैरह थे वो कंगाल हो गए एक तरह से। और जानते हैं कि जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पे आधारित थी, तो इसलिए आगे चल के आप देखते हैं कि रेवेन्यू के क्षेत्र में या भू राजस्व क्षेत्र में नए नए प्रयोग हुए। कभी ठेके पे दिया गया, कभी साल भर के लिए व्यवस्था की गई, कभी 5 साल के लिए की गई। आगे चल करके परमानेंट सेटलमेंट वगैरह आया द्वैत शासन को समाप्त करके। तो उम्मीद है कि जो मुख्य बातें आपको इसमें देनी है इस प्रश्न के उत्तर में वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए हम तीसरा जो प्रश्न है उसे लेते हैं। और तीसरा प्रश्न है हमारा कि तीसरा प्रश्न हमारा जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। और ये प्रश्न है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लॉर्ड वेलेस्ली के अधूरे कार्यों को किस तरह से पूरा किया। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स की गणना ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माताओं में की जाती है। भारत में वह कंपनी को सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता था और जब वो भारत में आया तो उसका एक निश्चित उद्देश्य था, और वो उद्देश्य क्या था कि कंपनी को अधिकाधिक फायदा पहुंचाना, उसे ताकतवर बनाना, जिसमें कि उसे पूरी सफलता भी प्राप्त हुई। उसने वेलेस्ली के द्वारा छोड़े गए अधूरे कार्यों को पूरा किया। उसने मराठा शक्ति का सदा के लिए अंत कर दिया। पिंडारियों का दमन किया उसने। इस तरह से उसने उनके पिंडारियों के द्वारा जो अराजकता फैलाई गई थी उसको समाप्त किया। उसने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया और गोरखा लोगों को नतमस्तक होने पर बाध्य किया। और तो उसने उन कार्यों को पूरा करने की योजना बनाई जिसका प्रारंभ कॉर्नवालिस ने किया था, तथा लॉर्ड वेलेस्ली ने उसे काफ़ी दूर तक पहुंचा दिया था। और वह कार्य था भारत के आभ्यंतर में प्रत्येक देशी राज्य पर
ब्रिटिश प्रभुत्व और संरक्षण का विस्तार करना। तो हेस्टिंग्स ने वेलेस्ली के अधूरे कार्यों को किस तरह पूरा किया, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अंग्रेजों की घेरा डालने की नीति, जो कि 1757 से 1813 तक लागू की गई थी, उसके स्थान पर एक नई नीति अपनाई जिसे कहा जाता था अधीनस्थ पृथकता की नीति। तो उसने अधीनस्थ पृथकता की नीति अपनाई। उसकी नीति थी ब्रिटिश प्रभुता की स्थापना करना और देशी राज्यों को इस शक्ति के अधीन करना। अब जैसे डॉक्टर एम.एस. मेहता साहब का कहना है कि मुख्य रूप से वेलेस्ली की नीति के फलस्वरूप अंग्रेजों ने जो सैनिक प्रबलता या सैनिक शक्ति हासिल कर ली थी, उससे उन्हें भारत में एक श्रेष्ठता का पद प्राप्त हो गया। हेस्टिंग्स ने इस पद से अंग्रेजों को प्रभुता के पद पर पहुंचाया। तो मतलब समझ में आ गया कि आप एक तरह से समझ लीजिए कि सैनिक रूप से ताकतवर बनाया वेलेस्ली ने, और हेस्टिंग्स ने जो है उन्हें प्रभुता के पद पर पहुंचाया, यानी राज करने के काबिल बना दिया। तो इस कथन से ये स्पष्ट है कि दोनों गवर्नर जनरलों ने सक्रिय रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति को भारत में स्थापित करने का प्रयत्न किया। तो दोनों का साधन एक ही था, और वो साधन क्या था? सैनिक ताकत। वेलेस्ली ने ब्रिटिश सेना की ताकत के भरोसे विरोधियों को खुली चुनौती देने का तरीका अपनाया। पहले उसने फ्रांसीसियों की बची हुई ताकत को समाप्त किया और उनका अंत करके एक तरह से उनके प्रतिरोध को समाप्त कर दिया। फिर वो मराठों से भिड़ा और उसने द्वितीय मराठा युद्ध के बाद अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। तो 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने वेलेस्ली का ही रास्ता चुना। उसने मराठों को फाइनली, जिसे आप कहते हैं अंतिम रूप से, समाप्त कर दिया और सहायक संधि के स्थान पर हेस्टिंग्स ने अधीनस्थ सहयोग का मुखौटा लगाया, जो आप कह सकते हैं सबऑर्डिनेट अलायंस जिसे कहते हैं। तो वेलेस्ली ने राजपूत राज्यों से संपर्क आरंभ करके जयपुर राज्य के साथ 1803 में संधि की। तो इस प्रकार उसकी नीति अधूरी रह गई थी। राजपूत रियासतों से संधि करके हेस्टिंग्स ने वेलेस्ली के अधूरे कार्यों को भी पूरा किया। तो इस प्रकार मित्रों समझ में आ गया होगा आपको कि वेलेस्ली ने क्या कार्य प्रारंभ किए थे और किस तरह से हेस्टिंग्स ने उसको आगे बढ़ाया, उसको पूरा किया। तो आप इस वीडियो को सुनिए, बार बार सुनिए, तो आपको सब कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न हम लेते हैं। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये एक स्टेटमेंट है जॉन सुलिवान का, तो इसके बारे में पूछा जाता है कई बार। और तो ये स्टेटमेंट जो है वो आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं आप, कि हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। जैसे आप देखते हैं ना, स्पंज पानी सोख लेता है और फिर उसको ले जाके, जैसे आजकल आप देखिए अभी क्रिकेट के मैदान में बारिश हो जाती है तो स्पंज से उस पानी को सोखते हैं और फिर उसको बाल्टी में निचोड़ लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ व्यवस्था के संदर्भ में कहा गया है। सलीवान यह कहता है कि हमारी व्यवस्था कुछ स्पंज की तरह काम करती है। उसके जरिए गंगा तट से सारी अच्छी चीज़ों को सोख लिया जाता है और टेम्स नदी जो कि इंग्लैंड में, टेम्स नदी के किनारे लाकर उसे निचोड़ा जाता है। यानी कि भारत की दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत की समृद्धि जो है वो किस तरह से इंग्लैंड में जा रही थी, उसकी ओर संकेत किया है इसने। तो अंग्रेजों ने भारत की संपदा और संसाधनों का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया, जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिला। आर्थिक निष्कासन भारत में केवल ब्रिटिश शासन में ही देखा गया। इसके पूर्व जितनी भी अच्छी या बुरी सरकारें भारत में थीं, उन्होंने राजस्व उगाही से प्राप्त धन देश के ही अंदर लोक कल्याणकारी कार्यों में खर्च किया। इमारतें बनवाने में, युद्ध अभियानों में, नहरों के निर्माण में, कृषि कार्य में, राजमार्गों के निर्माण में, अथवा कुछ शासकों ने व्यक्तिगत भोग विलास पर भी खर्च किया। लेकिन वो देश का पैसा देश में ही रहता था। परिणामतः देश का धन देश में रहा और
व्यापार वाणिज्य समृद्ध हुआ, किंतु पूर्ववर्ती शासकों के विपरीत अंग्रेजों का चरित्र विदेशी ही बना रहा। वो भारतीय संस्कृति में एक तरह से घुल मिल नहीं पाए, पूरी तरह से भारत के साथ एकाकार नहीं हो पाया। तो 1758 ईस्वी से 1765 ईस्वी के मध्य 60 लाख पाउंड अंग्रेजों ने स्वदेश भेजा। स्वदेश का मतलब इंग्लैंड भेजा, जो 1765 में बंगाल के कुल राजस्व वसूली का 4 गुना था। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा वो बाहर भेज रहे थे। तो इसमें आप देख लीजिएगा, एक वीडियो मैंने जो है वो दादा भाई नौरोजी के ऊपर बनाया, उनके धन के निष्कासन पे। तो उस वीडियो को आप देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा मामला। तो इसमें कंपनी का व्यापारिक मुनाफा और गैर कानूनी तरीके से प्राप्त रकम शामिल नहीं है। आप समझिए इस बात को कि जो तो वो भेज रहे थे तो भेज ही रहे थे, लेकिन जो कंपनी के कर्मचारी थे वो सब बहुत भ्रष्ट थे और गैर कानूनी तरीके से बहुत सारा धन इकट्ठा करते थे। बाद में बहुतों के ऊपर तो आप पढ़ें तो आप इंग्लैंड का इतिहास तो देखें, बहुतों के ऊपर वहाँ पे मुकदमे भी चलाए गए। तो 1765 के बाद कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के बाद राजस्व से प्राप्त रकम से भारतीय वस्तुएं खरीदकर इंग्लैंड भेजना प्रारंभ किया, जो 1765 से 1770 में 40 लाख पाउंड या बंगाल के कुल राजस्व का करीब 33% था। तो वास्तविक निष्कासन इससे भी अधिक था, क्योंकि अंग्रेज अफसरों के वेतन और अन्य आय तथा अंग्रेज सौदागरों की व्यापारिक समृद्धि का अधिकांश भाग जो था वो भी इंग्लैंड गया। अतः संपदा का इस प्रकार से निष्कासन सुल्लीवान के उपरोक्त कथन को तर्क संगत सिद्ध करता है। तो मित्रों, किस तरह से देश का धन बाहर जा रहा था, सुल्लीवान का उसी तरफ इशारा था। तो ये आप समझ गए होंगे, धन के निष्कासन से संबंधित स्टेटमेंट है ये। अब आइए हम बात करते हैं अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय जाना। देखिए, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट अंग्रेजी में इस तरह से है कि द एनेक्सेशन ऑफ अवध वाज अ जेन्युइन केस ऑफ एनेक्सेशन एंड अनडाउटेडली वन विच स्टिल इन द हार्ट्स ऑफ द प्रिंसेस ऑफ इंडिया। तो आप देखिए, इसमें यह कहा गया है, मुख्य रूप से आप यही समझ लीजिए कि अवध का जो अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाना था वो सर्वथा उचित कदम था, ऐसा कहना है। तो लॉर्ड डलहौजी अवध की रियासत को अंग्रेजी राज्य में मिला लेने के लिए तत्पर था, किंतु बक्सर की लड़ाई के बाद से ही अवध के नवाब ब्रिटिशर्स का सहयोग कर रहे थे, उनके सहयोगी रहे थे और उनके अनेक उत्तराधिकारी भी थे। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाना संभव नहीं था, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था वो तब मिलाता था जब कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होता था, यानी दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं देता था। लेकिन अवध में तो बहुत सारे उत्तराधिकारी होते रहे थे। तो अंग्रेजों के सामने समस्या थी कि कैसे मिलाएं अवध को, क्या बहाना करें, कौन सी जुगत करें। अतः डलहौजी ने वाजिद अली शाह पर भ्रष्ट प्रशासन का आरोप लगाकर 1800, ध्यान दीजिए किसने मिलाया, डलहौजी ने। भ्रष्ट प्रशासन का आरोप लगा करके डलहौजी ने 1856 में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। ये सच है कि अवध के नवाब स्वार्थी थे और प्रशासन की अवनति के लिए जिम्मेदार थे, किंतु उनकी इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार था? उनकी ये हालत करने के लिए अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जिम्मेदार थी। अवध को मिलाए जाने का उद्देश्य मैनचेस्टर में बनी वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध कराना और ब्रिटेन की कच्चे माल की बढ़ती मांग को पूरा करना था। तो अवध के हथियाए जाने से देशी राज्यों के शासकों में तहलका मच गया और ये बहुत स्वाभाविक भी था।
उनको ये लगा कि अब अवध का ये हाल हुआ तो धीरे धीरे फिर हमारा भी नंबर आएगा। अंग्रेजों का लोभी स्वरूप खुल करके सामने आ गया था और अपने लोभ की पूर्ति हेतु अंग्रेजों ने अपना वादा एवं संधि भी तोड़ दी थी। बोले उन्होंने अवध से वादा किया था कि हम हमेशा आपकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, लेकिन वो इससे मुकर गए। तो इससे अंग्रेजों की जो प्रतिष्ठा थी वो गिरी और नाना साहब, झांसी की रानी, मुगल बादशाह आदि अंग्रेजों के दुश्मन बन गए। ये लोग वैसा नहीं होने देना चाहते थे जैसा कि अवध के साथ हुआ। ये नहीं चाहते थे कि हमारे राज्यों को भी हड़प लिया जाए। तो वैसे देशी राज्यों को बनाए रखना अथवा मिला लेना बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं था। संरक्षित जो देशी राज्य थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के उतने ही अभिन्न हिस्से थे जितने की कंपनी के द्वारा सीधे प्रशासित इलाके थे। तो इस तरह से मित्रों आप देखते हैं कि अवध को अंग्रेजी राज्य में दिलाए जाने को अंग्रेज लोग उचित क्यों कहते थे, क्योंकि वो ये कहते थे कि भाई वहाँ पे कुशासन था, अच्छा प्रशासन नहीं था, वहाँ की जनता परेशान थी। तो इस तरह का आरोप लगा के, लेकिन वास्तविक उद्देश्य उनका क्या था कि मैनचेस्टर में बने सामान के लिए बाजार उपलब्ध कराना और यहाँ से कच्चा माल मैनचेस्टर ले जाना। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको ये पांचों प्रश्न जो है इनकी मुख्य बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं फिर से आधुनिक भारतीय इतिहास पर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के अगले भाग में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।